फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं एक नई चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो अक्सर बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न के रूप में उभरती है। बच्चों से अक्सर चर्चा होती रहती है, वर्कशॉप जो मेरा होता है कई बार, उसमें अक्सर इस प्रश्न का मैं सामना करता हूँ। और नए बच्चे जो विशेष रूप से इंटरमीडिएट में हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी आगे करना चाहते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, बहुत सारे बच्चे तो खैर फाइनल करके आने के बाद भी इस प्रश्न से गुजरते रहते हैं। और वो प्रश्न क्या है? सर ऑप्शनल कौन सा लूँ, मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल ठीक होगा सर, प्लीज़ थोड़ा सा आप बताइए। अब यह जो प्रश्न बार बार आता है, कई बार तो मेरे पास फ़ोन आते रहते बच्चों के कि सर कौन सा, कैसे। तो ऐसे में बच्चों आज मैं सोचा इस समस्या का निराकरण किया जाए और एक वीडियो बनाकर क्यों ना आप लोगों तक पहुंचाया जाए और बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हों। लाखों लाखों, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जो इस टाइप के प्रश्न से गुजरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनका एक समाधान प्रस्तुत किया जाए। बच्चों, ऑप्शनल का डिसाइड करना, आप एक बात ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में एक ऐसा स्टेप है जो आपकी सफलता में लगभग 50% भूमिका निभाता है। आप एक इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आप विषय का चयन करते हैं वह यह सुनिश्चित करता है काफ़ी हद तक कि आप कहाँ तक सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार बच्चे सिलेक्शन पाने के क्रम में पाने के लिए कुछ ऐसे विषयों का चयन कर देते हैं जो उनको सिलेक्शन तो नहीं दिलवा पाता है, हाँ बहुत बड़ा बाधक जरूर बन जाता है, या उनके सिलेक्शन होने की प्रक्रिया में एक अवरोधक साबित होता है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्रम में एक बात आप लोग हमेशा सोचिए कि विषय कौन सा ऑप्ट किया जाए। यह बता पाना किसी टीचर के लिए बहुत आसान काम नहीं है। यदि कोई बताएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे हो सकता है पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर बताए। ये मैं बात बच्चों बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार हो सकता है कोई भी व्यक्ति विषय को बताएगा तो उसमें उसके बहुत सारे पूर्वाग्रह, जिसमें उसके अपने इंटरेस्ट, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में अंतिम निर्णय आपको लेना होगा, हमेशा ध्यान रखिए। इस अंतिम निर्णय लेने के क्रम में कुछ क्राइटेरिया हो सकती हैं जिसके आधार पर आप निर्णय लें कि मैं अपना वैकल्पिक विषय ऑप्शनल क्या चुनूं जो मेरी सफलता को सुनिश्चित करे और शीघ्र सुनिश्चित करे। क्योंकि यूपीएससी में यदि बात की जाए तो 1750 में से 500 नंबर का सवाल है, और यदि यूपी पीसीएस के लिए बात की जाए तो 400 नंबर का सवाल है, और इसी तरह से यदि बीपीएससी की बात की जाए तो 300 नंबर का सवाल है, जो आपके टोटल मार्क्स में काफ़ी बड़ा मार्क्स है। और ख़ास बात यह है कि ऑप्शनल में इस समय बदलते सिनारियों में जीएस से ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। यदि बच्चा इस पर काम करे तो इसमें अधिक नंबर आने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना कम रहती है तुलनात्मक रूप से। तो विषय के चयन में, ऑप्शनल विषय के चयन में बी अलर्ट, बी काम, बी कूल, हमेशा शांत रहिए। यदि समय लगता है नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, एक पहली बात फिर आ जाती है कि आखिर सर कौन सा चयन किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा,
दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सुना होगा आप लोगों ने। यानी कि सब्जेक्ट ऑप्शनल विषय वही जो आपको समझ में आए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यूपीएससी में बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, जो आपको समझ में आए आप उसको देख सकते हैं। हाँ, क्या आप ध्यान दें भाई, आप अपनी बैकग्राउंड को सबसे पहले देखें, आप अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखें कि किस विषय में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है और क्या उस विषय का मेरा बैकग्राउंड है। जैसे मान लो आपका बैकग्राउंड बीए में या बीएससी में जो भी सब्जेक्ट रहा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा आपको लगता है, आपने उस पर काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली यू मे चूज। कोई ज़रूरी नहीं है। या हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान जो भी सब्जेक्ट रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पासिंग के लिए, डिग्री कलेक्ट करने के लिए आपने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है और उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते। परंतु ध्यान आपको देना होगा, निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि अधिकारी आपको बनना है, वो यहीं से आपके निर्णय लेने की क्षमता का टेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस निर्णय में मैं इतना आपका भागीदार बन सकता हूँ, इतना मैं गाइड कर सकता हूँ कि हाँ, आप अपनी रुचि का ध्यान रखें सबसे पहले और अपनी बैकग्राउंड का ध्यान रखें। मैंने देखा मार्केट में कई बार बच्चे इन्फ्लुएंस इससे हो जाते हैं, अरे फला सब्जेक्ट में ना बहुत सारे लोग टॉप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पास हुए हैं, हम वही ले, इस साल का टॉपर भाई उस सब्जेक्ट से टॉप किया, मैं भी वही सब्जेक्ट लूँगा। व्हाट इज दिस? हाँ, रिडिकुलस। अरे आप अपने इंटरेस्ट को देखो। मान लो मैथ से कोई पास हो रहा और टॉप कर दिया, अभी पिछले साल कोई मैथ से टॉप किया, तो क्या मैथ मैं भी रखूं? नो भाई, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में। मेरा पॉलिटिकल साइंस में मान लो इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों इंटरेस्ट रखूं? मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों उसमें रखूं? कोई भी विषय हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं रखें। हाँ, परंतु आपका इंटरेस्ट है तो कोई भी विषय ले सकते हैं, एक खास बात ध्यान रखें। चलिए बच्चों, बीइंग ए टीचर ऑफ ज्योग्राफी, मैं आप लोगों से विशेष रूप से चर्चा भूगोल विषय के संदर्भ में करना चाहूँगा कि भूगोल विषय कैसे आपके लिए एक उपयोगी विषय हो सकता है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यही ऑप्ट करिए, मैं यहाँ पे ये कहने चाह रहा हूँ कि अपने सिलेक्शन के क्रम में बहुत सारे विषयों को रखिए, उनमें एक विषय ज्योग्राफी भी रखिए जो इन बातों की वजह से हो सकता है आपके इंटरेस्ट को सर्व करता हो, आपकी सफलता में भागीदार बन सकता है। तो यहीं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में। बच्चों, मैं 10 बातें इसके पक्ष में करना चाहूँगा। मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे एक्सपर्ट, खुद एज ए टीचर मैंने महसूस किया है कि इसके पक्ष में कुछ 10 बातें हैं जिसके आधार पर आप चूज कर सकते हैं। परंतु ये भी बात है बच्चों, कुछ वो भी बातें ऐसी कि जो विपक्ष में भी जाती हैं इस विषय के। मैं इन दोनों मुद्दों पर, पक्ष और विपक्ष पर, बहुत ही एक संतुलित सारगर्भित रूप में चर्चा करना चाहूँगा, प्रिसाइज वे में, कि क्यों भूगोल चूज करें। चलिए भाई, पहला देखते हैं कि भूगोल यूपीएससी एवं बहुत सारी जो राज्य सेवा परीक्षाएं हैं उसमें सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है। पता ही होगा आप लोगों को, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। क्यों है ये समझें, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक विषय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूगोल बेसिकली हाफ साइंस है। इसका जो भौतिक भूगोल वाला पार्ट है, विशेष रूप से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ऑल दीज टॉपिक्स आर बेसिकली साइंस। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू either from physics, mainly from physics and chemistry और बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे में ऐसे बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बीएससी हैं, विज्ञान से हैं, या विशेष रूप से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री से रूबरू अक्सर होता रहा है, यानी बिना इनके तो सब्जेक्ट विषय आगे ही नहीं बढ़ता है, वे आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे आसानी से इस विषय को चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों एक बड़ी खास बात है कि आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी उतना ही लाभदायक है, क्योंकि भूगोल बेसिकली हाफ मानविकी भी या ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। यानी कि सिंपली यू कैन से ज्योग्राफी इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ साइंस 50% एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी 50% ह्यूमैनिटीज़ है, 50% साइंस है। तो जब साइंस समझ जाएंगे ह्यूमैनिटीज़ समझ में आने लगता है। तो ऐसे में जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनको तुरंत लाभ मिलता है। वो जो बातें बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ की होती हैं वो आसानी से उन्हें समझ में आती हैं, और जो साइंस होती है वो ज़्यादातर बेसिक लेवल की होती है, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं 8वीं में, 9वीं में, 10वीं क्लास तक ज़रूर पढ़ी है। वो सारी बातें यहाँ पर होती हैं। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों के लिए उपयोगी है ही, साथ ही साथ विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए इट्स ए वेरी यूजफुल सब्जेक्ट। यू मे ऑप्ट, यू कैन थिंक। सेकेंडरी, कई बार बच्चों के मन में होता है, सर क्या ये हिंदी मीडियम में उतना लाभदायक है या सिर्फ इंग्लिश मीडियम? ये मैं ध्यान कहना चाहूँगा, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है किसी भी मीडियम में ऑप्ट करें, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छे टीचर, अच्छी बुक्स, यानी कि एक दूसरी बात ये है अध्ययन सामग्री एवं कोचिंग संस्थान इसके लिए उपलब्ध, पर्याप्त अध्ययन सामग्री इसके लिए उपलब्ध है। आपका मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, पर्याप्त बुक आसानी से मिलती हैं। ठीक है, फिर टीचर भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, अच्छे वेल प्रोफेशनल टीचर बहुत सारे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, सभी उपलब्ध हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। आप मुझे भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप निर्णय लें कि कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स दे आर वेरी गुड एंड बहुत सारे मटेरियल आर ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। देन एक बड़ी खास बात, बच्चों में एक कई बार समस्या सामने आती है कि सर मैं तो रट नहीं पाता, सर हिस्ट्री ऑप्ट करता हूँ, बड़ा उसमें रटना पड़ता है, इतने राजा, इतने युद्ध, इतने ऐसा उतना वैसा, सर मैं थक जाता हूँ, हिस्ट्री में मज़ा नहीं आता। तो खास बात यह है कि ज्योग्राफी में रटने की ज़रूरत नहीं है। भूगोल एक ऐसा विषय है, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें चीज़ें कॉन्सेप्चुअल अवधारणाओं पर आधारित है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक क्या है, फिर वैगनर थ्योरी क्या है, या कोई चीज़ कैसे बनती है, हवाएं कैसे चलती हैं, मॉनसून क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या प्रभाव होता है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है कि यस ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ताप और दाब में अंतर होगा तो हवाएं ऐसे चलेंगी, ये सब कुछ सुनिश्चित है। आप यदि उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मगिंग और मगअप। ठीक है, तो आप रटने की चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, इसीलिए भूगोल ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट कर सकते। तो 3 बातें यहाँ पे हो गई। फिर चौथी बात, सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों पर पकड़ बनती है, बड़ी खास बात है बच्चों। 5वीं बात ध्यान रखना, भूगोल एक ऐसा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है कि जो भी आपके जीएस में टॉपिक हैं, चाहे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल इशूज हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, जो भी टॉपिक हो, जब आप भूगोल पढ़ते हैं एज ए ऑप्शनल तो इनमें इक्वल पकड़ होती है। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं आप, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं आप, इंडस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो जीएस में अपने आप एग्रीकल्चर उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लाभ होता है, तो इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर लाभ होता है। या जब मॉडल्स वगैरह पढ़ते हैं, मान लो रिमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी, बाउंड्रीज, या सेकंड पेपर में पॉलिटिकल इशूज जब पढ़ते हैं तो
आप देखोगे इंडिया के सराउंडिंग में जो भी कंट्रीज हैं उनकी क्या जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्या रिलेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वर्ल्ड के साथ क्या हैं, आप इजीली समझने लगते हैं। तो इस रूप में जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ इनका रिलेशन है। फिर बच्चों एक खास बात है, यह एक व्यवहारिक विषय है। डे टू डे घटनाएं बहुत सारी जो घटती हैं उनसे संबंधित टॉपिक यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया बारिश हो रही है, फॉग बन रहे हैं, कुछ और हो रहा है, ये तो घटनाएं डे टू डे लाइफ की, आप देखते हैं आसानी से चीज़ों को समझते हैं। फिर एक बड़ी खास बात आपने देखा होगा, सामान्यतः भूगोल एक बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, अच्छे नंबर आते हैं। हालांकि मैं एक बात यहीं पर कहूँगा बच्चों, कोई भी विषय स्कोरिंग या बे स्कोरिंग या नई स्कोरिंग नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं। हाँ, भूगोल में थोड़ा एक एडवांटेज कंडीशन ये होती है कि यदि चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम का समावेश करें तो नंबर बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और बच्चों में ज़्यादातर फ्लो चार्ट बनाने का, डायग्राम बनाने का बहुत सारे बच्चों का, अधिकांशतः मैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का, विज्ञान मेडिकल वगैरह के बच्चे जो होते हैं, ये बचपन से इनको आदत होती है इस टाइप के डायग्राम बनाने की, तो उसका बड़ा ही लाभ होता है तुरंत। तो यहाँ पे यह जीएस के फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं ज्योग्राफी लगभग 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। फिर नंबर बढ़ने से, नंबर इसलिए भी इसमें सबसे आते हैं, इसमें सेकंड पेपर में क्वेश्चन मैप बेस्ड है तो डायरेक्ट वहाँ से होता है। फिर बच्चों एक बात ध्यान रखना, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होता है ज्योग्राफी से। क्यों? बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप किस राज्य से हैं, उस राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, मिट्टी क्या है, वनस्पति क्या है, चट्टानें क्या है, संसाधन क्या हैं। भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो इनसे आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो गृह राज्य की तैयारी आपकी वैसे ही बड़े आसानी से हो जाती है। ठीक है। फिर निबंध के लिए उपयोगी, आपका जो निबंध का एक पेपर है, निबंध के पेपर में एक निबंध आप देखेंगे, जो निबंध आता है उसमें से एक निबंध विशेष रूप से भूगोल से संबंधित होता है, भौगोलिक घटनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, उनका मानव पर कैसे प्रभाव पड़ता है, मानव उस दिशा में क्या कुछ ऐसा कर रहा है, उन सभी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में आप एक बात कह सकते हैं कि भाई भूगोल पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 500 तो आपका ऑप्शनल का हो गया, पीसीएस में आप जाओगे, यूपी पीसीएस में तो 400 नंबर का ऑप्शनल हो गया। मैं यूपीएससी के हिसाब से वर्णन करना चाहूँगा, 70-80 नंबर तो सीधे सीधे आपका फर्स्ट पेपर के जीएस में क्वेश्चन मिल गया। फिर इसी तरह से सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, वो भी कम से कम 100 नंबर का बनता है। ठीक है। फिर उसके साथ एस्से बनता है, जिसमें भौगोलिक घटनाओं को आप समझते हैं तो बहुत अच्छे। यानी सिंपल वे में कहा जाए तो भूगोल ऑप्शनल रखने से जो 1750 नंबर आपका यूपीएससी का है, उसमें लगभग 800 से 900 नंबर डायरेक्ट भूगोल से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप कि भूगोल रखने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाती हैं। परंतु बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे एक्सपर्ट का भाई विपक्ष में कुछ विचार है, वो भी हमें सुनना चाहिए। भाई लोकतंत्र है ना। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सब्जेक्ट बड़ा लंबा है, बात सही है। इंच टेप लेके जब आप नापते हैं तो पूरा भूगोल का जो टॉपिक है वो 2 पेज में दिखाई देता है। बच्चे कहते हैं अरे बाप रे सर, विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। परंतु इसका मैं जवाब देना चाहूँगा निरपेक्ष रूप में। नो डाउट भूगोल इंच टेप के रूप में जब इंच टेप से नापते हैं तो लंबा दिखता है, परंतु खास बात है इसमें प्रत्येक टॉपिक वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड होने की वजह से थोड़ा बड़ा दिखता है। इसमें सिंपल टॉपिक नहीं होगा कि भाई जैसे फिलॉसफी में क्या है, कबीर,
माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बस सिंपल सिंपल। अरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, वो थ्योरी क्या कहते हैं, उनके विचार क्या हैं, वहाँ पे जाओ तब पता चलेगा। तो भूगोल दिखता है परंतु ऐसा है नहीं। एक बात इसमें और मैं सजेशंस आपको दूंगा, भूगोल में जब भी, भूगोल नहीं मतलब सिंपल यूपीएससी के कोई भी जब आप ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हों तो एक बात बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखें कि लंबाई के हिसाब से, इंस्टेप के हिसाब से विषय का चयन न करें। फिर मैं बोलूँगा इंटरेस्ट के हिसाब से करें कि आपका इंटरेस्ट क्या बनता है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। दो बात, पहला इंटरेस्ट एंड रिलेटेड चीज़ें। जैसे इंटरेस्ट यदि आपका थोड़ा भी भूगोल में है तो आपको ये सब बातों का फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली नंबर में कहीं ना कहीं आप इजी हो जाते। चलिए, फिर दूसरा, बहुत सारे लोगों का आरोप लगता है, विपक्ष में बोला जाता है कि ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। बच्चों, यूपीएससी नाम ही मेहनत का है। क्यों? बिना मेहनत किए नहीं हो सकता। मेहनत बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इसलिए मेहनत ज़रूरी है कि जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने इतने बड़े ज़िले का चार्ज हो संभालेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, उनको निभाने के लिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो मेहनत तो स्वाभाविक है भाई, वो कोई भी ऑप्शनल हो। चलिए बच्चों, इसमें बात एक कहना चाहूँगा कि रणनीति क्या है। यदि ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं भूगोल तो फिर हम करें क्या आगे की। नंबर हमारे अधिक से अधिक आएँ, नंबर हमारे 320, 325 नंबर आए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो। कई बार कुछ बच्चों में पूर्वाग्रह होता है, विशेष रूप से हिंदी मीडियम के बच्चों में, कि क्या सर हमारे भी 325 नंबर आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या किसी पे कोई ऊपर जो नंबर लाता है वो आसमान से टपकता है क्या? एंजल है क्या? नो, वो भी स्टूडेंट है आप जैसा। या एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो भी यूपीएससी का एग्जामिनर होता है वो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होके कॉपी जब जांचता है तो उसी अनुसार नंबर देता है। आप पहले अपने में इम्प्रूव कीजिए, आप अपने अंदर डिजर्वनेस लाइए, तब आप डिजायर कीजिए। ये हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, बट दिस इज ट्रू। तो डिजर्व बनने के लिए क्या करें? कुछ रणनीतियों का पालन करें ताकि भूगोल में नंबर और बढ़े। तो क्या है? पहला, पूरी ईमानदारी और समझदारी से एनसीईआरटी का अध्ययन करें। भूगोल में आप देखोगे एनसीईआरटी आती हैं पतली पतली, विशेष रूप से 9, 10 और 11, 12। यदि आप पढ़ना चाहें तो 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ें, जो आपको प्रीलिम्स में लाभदायक साबित होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में सहायक होगी, टर्मोलॉजी को समझने में सहायक होगी। ठीक है, यदि इसको आप पढ़ के ईमानदारी से और समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों मैं एश्योर करता हूँ नियर अबाउट 60 to 70% कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें यहीं से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एटलस को गंभीरता से अध्ययन करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, ऑप्शनल के बच्चे, ज्योग्राफी के बच्चे एटलस नहीं ढंग से पढ़ते हैं। एटलस जरूर पढ़िए और एटलस डेली 5 मिनट देखने की आदत डालिए, क्योंकि एटलस के बारे में एक बात कही जाती है कि एटलस इज ए ओशन ऑफ नॉलेज। यदि एटलस आप ध्यान से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो आप इस सागर में जितना उतरते जाते हैं उतनी ही मोती मिलती जाती है, उतने ही मोंगा मिलते जाते हैं। तो एटलस ध्यान से पढ़िए। आप एटलस के लिए जो भी एटलस आपको समझ में आता हो, हाँ एक मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो भी इंग्लिश मीडियम के एटलस को पढ़ें जहाँ तक संभव हो सके। विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप देख सकते हैं, या फिर एक एटलस टुडे के नाम से एक नया एटलस मार्केट में आया, हिंदी मीडियम में भी अच्छा है, यूमेसी, या आपको जो समझ में आता। फिर करंट अफेयर्स को हमेशा अपडेट रखें बच्चों। भूगोल में यदि इस मार्क तक पहुंचना चाहते हैं, और ये लिमिट नहीं है, 350 भी जा सकता है, उस मार्क्स तक जहां इतिहास आप रचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस
लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एक बात बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, करंट अफेयर से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि सेकंड पेपर में एक टॉपिक ही है समसामयिक मुद्दे। जितना ज़्यादा आप इन मुद्दों से जुड़े रहेंगे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। और उसके लिए 2-3 कुछ बुक्स हैं, मैगजीन हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, भूगोल और आप। इनसे थोड़ा सा आप जुड़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन की जटिलताओं को समझना चाहते हैं तो बुक एक मैगजीन आती है वर्ल्ड फोकस, यदि आप पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सामान्य रूप से अपने समाचार पत्र पढ़ते रहिए, सफिशिएंट होता है। और इंडिया में, देश में क्या क्या नए नए चेंजेज हो रहे हैं चेंजिंग सिनारियो में, योजना कुरुक्षेत्र जो भारत सरकार की मैगजीन है उसमें आती रहती हैं। जैसे मान लिया अभी सरकार ने उद्योग से संबंधित कुछ नीतियां लाई, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लाई, या अभी हाल में आप लोगों ने इस समय बड़ा चर्चा सुनने को कोरोना वायरस का, है ना। तो आखिर क्या है भाई, किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में फैलता फूलता, ऐसा क्या है कि ये पैंडेमिक बन गया पूरी दुनिया में। दुनिया के लगभग 133 देश जो हैं इसमें डायरेक्ट अफेक्टेड हो गए। आखिर क्या है, क्या कारण है। भारत में आपको दिनों पहले सुना होगा चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां टाइम टू टाइम सामने आती है। आखिर क्या है, या अभी कुछ दिनों पहले इबोला वायरस वगैरह सुना होगा। आखिर कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ, किन भौगोलिक परिस्थितियों में पैदा होता है और कैसे ये स्प्रेड हुआ, इन सभी बातों की चर्चा आपको समाचार पत्रों से या इन मैगजीन से मिलती रहेंगी, जिससे आप अपडेट होते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बच्चों, एक मैं लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूँगा, विषय आपका कोई भी हो, विशेष रूप से यदि ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो पढ़ने के क्रम में चिंतन मनन करने की आदत विकसित कीजिए। चिंतन मनन क्या मतलब, जो आपने पढ़ा किताब बंद कीजिए और पढ़ने के बाद 5 मिनट सोचिए क्या मैंने पढ़ा, क्या आंख बंद कीजिए एंड थिंक इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। फिर उसको लिखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है इनिशियली आप नहीं लिख पाएँ, कम लिख पाएँ, गलत लिखें, उल्टा हो जाए, नो प्रॉब्लम, लिखिए जरूर। क्यों, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यानी कि एक मुलायम रस्सी भी इतने मजबूत पत्थर को घिस देती है। क्यों, निरंतर अभ्यास करने से। या दूसरे तरह से आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली योर वर्क विद ऑनेस्टी, डेफिनेटली यू विल हैव गेट सक्सेस। ठीक है, आपको सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप चिंतन मनन करिए। चिंतन मनन करने से पॉजिटिविटी आती बच्चों। जब पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, तो एक इस बड़ी लड़ाई में, लंबी लड़ाई में जीतने का जज्बा पैदा होता है। और इसमें ध्यान रखना, जीतने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा ही इसी की है, क्योंकि यही पर्सनालिटी जब आपकी बनती है तो आपको वहाँ पर आपके प्रशासन में कार्य करने की क्षमता देती है। उसी पर्सनालिटी की तलाश ही मुख्य परीक्षा है। डरपोक व्यक्ति, नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी मुख्य परीक्षा को नहीं निकाल सकता। उसी तरह के प्रश्न आते, उसी तरह के टास्क दिए जाते हैं, उसी तरह की एफिशिएंसी की टेस्ट की जाती है। तो आप जरा काम कीजिए, जब चिंतन मनन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। एक इस क्रम में और बच्चों में बात कहना चाहूँगा, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या यूपीएससी की जो परीक्षा है या स्टेट लेवल की जो पीसीएस हैं, यह एग्ज़ाम सिर्फ मेंटल फिटनेस का टेस्ट नहीं है, इट्स ऑल्सो टेस्ट ऑफ मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। यानी कि पढ़ाई लिखाई जो लिखते हैं इनसे मेंटल टेस्ट होता है, परंतु फिजिकल टेस्ट भी जरूरी इसके माध्यम से हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए।
हेल्थ फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपका हेल्थ फिट होगा उतना ही मस्तिष्क सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, ज़्यादा परफॉर्म करेगा, परफॉर्मर बनेगा आपका मस्तिष्क, तो आपको अधिक जल्दी याद होगा, अधिक तेज़ी से रिकॉल होगा, आप शार्पली आप सभी चीज़ों को रिकॉल करके लिख पाएंगे। बच्चे मैं देखता हूँ कई बार पढ़ने के क्रम में अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते, दाढ़ी बड़ी हुई है, खासकर मेंस देने वाले बच्चे, कई बार यार प्रीलिम्स अभी आने वाला है, कई बार प्रीलिम्स के लिए बच्चे क्या दाढ़ी बड़ी, अरे सर बड़ी पढ़ाई, अरे भाई ऐसे कैसे, प्रॉपर नहाइए धोइए, अपनी दाढ़ी वाड़ी एकदम फिटनेस, चाहे बॉय गर्ल कोई भी हो बेटा, अपने फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखिए। सुबह टाइमली उठिए, उठ के योग ध्यान कीजिए, पार्क में जाइए, थोड़ा दौड़िए, ठीक है, टाइमली रात में सोइए, प्रॉपर खाना जरूर खाइए, हमेशा दूध वगैरह फलों का कंजम्पशन ज़रूर करिए, क्योंकि पढ़ाई में एनर्जी का कंजम्पशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो आप जितना अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, शरीर उतना सक्रिय होगा और आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, आपका परफॉर्मेंस लेवल उतना हाई होगा। ये कुछ ऐसी आवश्यक रणनीतियाँ हैं जो सामान्यतः मैं देखा हूँ बच्चे भूल जाते हैं। इस क्रम में बच्चों मैं और भी कहूँगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873286436। रात में 8 बजे से लेके मैं 10 बजे तक अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता हूँ और चर्चा करता हूँ। बच्चों लास्ट में अब अपनी बात को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं दूसरी ओर चलता हूँ कि भूगोल के विषय में कौन कौन सी बुक पढ़ें। जैसा मैंने कहा बच्चों, भूगोल विषय में पर्याप्त पुस्तकें अवेलेबल हैं और उन पुस्तकों के क्रम में भौतिक भूगोल के लिए समिंदर सिंह पढ़ सकते हैं, जैव भूगोल के लिए समिंदर सर की बुक बहुत अच्छी है, मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की बुक बहुत अच्छी है, वेरी नाइस बुक। इन्हीं की एक बुक और आती है, आप जैसे फर्स्ट पेपर में जो मानव भूगोल का फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि मानव भूगोल में संदर्श, विभिन्न तरह के थॉट्स हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी बुक आती है, भौगोलिक चिंतन का विकास। आप उसके लिए माजिद सर की बुक कंसल्ट कर सकते हैं। बस्ती भूगोल के लिए आर.सी. तिवारी की बुक बहुत अच्छी है। सेकंड पेपर में पढ़ने के लिए यानी कि भारत का भूगोल पढ़ने के लिए आर.सी. तिवारी की बुक वेरी नाइस, यू कैन कंसल्ट दिस बुक। या और गोपाल सिंह की बुक अच्छी है, या फिर बंसल साहब की बुक बहुत अच्छी है, आपको जो अच्छी लगे। पर मैं जो मानता हूँ आर.सी. तिवारी लैंग्वेज वाई बहुत अच्छे, क्योंकि ओरिजिनली हिंदी में लिखी हुई है। इसके साथ साथ चूँकि मैपिंग का एक क्वेश्चन आता है, उस पर मेरी बुक आती है, भारत का भूगोल मानचित्रावली बाय प्रमोद शर्मा, विश्व भूगोल मानचित्रावली बाय प्रमोद शर्मा। बच्चों का काम आसान करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट वाली बुक भी बनाया हुआ है, जो जोग्राफियन डायग्राम के नाम से आती है, प्रमोद शर्मा मैंने लिखी हुई है। तो इस तरह से आप काम करिए, पढ़िए, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि भूगोल विषय एक उपयोगी विषय है जो जीएस में बहुत जगह काम आता है, जिसके संदर्भ में आसानी से कोचिंग उपलब्ध हैं, जिसमें एटलस आईएएस इंस्टीट्यूट जो इंडिया के एक सबसे सम्मानित संस्थानों में एक है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारी जो मार्केट में बुक्स हैं आसानी से कंसल्ट कर सकते हैं। इस क्रम में बच्चों एक खास बात फिर मैं अंत में जोड़ूंगा, अपना हमेशा ध्यान रखिए, अपना हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आप जो मैंने कहा इसको समझने का प्रयास करिए, मनन करिए, मेरे इस चैनल को आप शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इससे लाभ हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा। और फिर जैसा मैंने कहा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस माई नंबर 9873286436। ठीक है, और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।